हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम बीएनएसएस के चैप्टर 25 को कवर कर रहे थे। बीएनएसएस के चैप्टर 25 हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट में पहला पार्ट हमने देखा था कि एविडेंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब दूसरा जो हमारा पार्ट होने वाला है वो है आपका कमीशन के बारे में। तो कमीशन क्या होता है, कमीशन किस तरीके से जारी किया जाता है, कब जारी होता है, कमीशन कौन जारी करता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जहां पर उसको रिकॉर्ड करने के लिए उस साक्षी को बुलाया नहीं जाता। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। ये पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 25 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर 25 की, तो चैप्टर 25 जो बेसिकली बात करता है जांचों और विचारणों में साक्ष्य, यानी कि जब एविडेंस जो आते हैं इंक्वायरीज और ट्रायल के दौरान उसमें किस तरीके से एविडेंस आ सकते हैं। तो इसमें हमने दो पार्ट में देखा था, धारा 307 से धारा 336 तक पूरा का पूरा चैप्टर 25 दिया गया है। अब चैप्टर 25 में हमने दो पार्ट जिसे डिवाइड किया, जिससे साक्ष्य के लेने और अभिलिखित करने के ढंग के बारे में। तो धारा 307 से लेकर धारा 318 तक में इसका प्रोविजन किया है। वहीं अगर बी पार्ट की बात करते हैं, खा नंबर की बात करते हैं, तो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन की बात करता है। साथ ही साथ इसमें जो सरकारी वैज्ञानिक होते हैं और भी जो मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट होती है, उन सभी के बारे में भी इसमें प्रोविजन बताया गया है। तो धारा 319 से धारा 336 तक में पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कमीशन होने वाला है। कमीशन किस तरीके से जारी किया जाता है, किसको जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, साथ ही साथ उसमें किस तरीके से कमीशन जारी होने के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है, यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि कमीशन होता क्या है। तो कमीशन एक अपॉइंट किया जाता है। कमीशन का मतलब ये नहीं कि आप टेबल के नीचे पैसे ले रहे हो, कमीशन खा रहे हो, वो कमीशन नहीं है। एक कमीशन वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि न्यायालय जो है अब मामले का विचारण चला रहा है। विचारण चलाते हुए उसको यहाँ पे प्रतीत होता है कि अगर उस मामले को सही तरीके से उसमें ट्रायल करवाना है, साथ ही साथ उसमें न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसे एविडेंस चाहिए जो किसी व्यक्ति के द्वारा देना है। ठीक है, कोई साक्षी है जिसका एविडेंस लेना बहुत ज़रूरी है उस मामले में। और यहाँ पर वह व्यक्ति या तो आ नहीं सकता है, हो सकता है उस व्यक्ति जिसको साक्ष्य देना हो वो उसको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो, न्यायालय तक नहीं आ सकता हो, या फिर हो सकता है अगर वो आ भी जाए तो वहाँ पे इतना टाइम लगने वाला है कि जितना मामले में उचित समझ में नहीं आता, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आने में, यानी कि न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाएगी, विलम्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर न्यायालय को प्रतीत होता है तो न्यायालय क्या करता है, एक कमीशन जारी करता है। कमीशन किसको जारी करेगा, जिसके अधिकार यानी जिस सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसके अधिकारिता के अंदर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको क्या किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाएगा। जैसे ए नाम का कोर्ट है यहाँ पे है, ठीक है, इसके अधिकारिता में वह व्यक्ति नहीं रहता मान लो, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके अधिकार सीजीएम के अधिकारिता में वह साक्षी रहता है, तो सीजीएम क्या किया जाएगा, एक कमीशन जारी किया जाएगा कि आप एक काम करो, उसके एविडेंस को रिकॉर्ड कर लो। या तो सीजीएम जो है फिर यहाँ पे क्या करेगा, या तो स्वयं इसको अपने समक्ष बुलवा के समन जारी करेगा, ठीक है, बुलवाने के लिए कि अपने उसमें आप सीजीएम के समक्ष हाजिर हो, और ताकि उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सके, या फिर सीजीएम स्वयं वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करवा सकता है। इस तरीके से पूरा कमीशन का प्रावधान चलता है। अब कमीशन क्यों जारी किया जाता है, ताकि उस साक्ष्य की परीक्षा की जा सके जिसकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एविडेंस उस मामले में। ठीक है, तो कमीशन क्यों जारी किया जाता है, साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे हैं जहाँ पे आपको कमीशन ही जारी किया जा सकता है, उनको न्यायालय में नहीं बुलवाया जा सकता। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, किसी राज्य के राज्यपाल हैं, तो वहाँ पे उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। उनके लिए क्या किया जाता है, कमीशन ही जारी किया जाएगा। अगर इनका एविडेंस लेना है तो कमीशन ही जारी किया जाता है इनके लिए। इसके लिए एक आपको अपवाद देखने को मिल जाएगा। अब कमीशन कौन जारी करता है, या तो न्यायालय करेगा या फिर मजिस्ट्रेट करता है। दो लोगों की पावर है, या तो न्यायालय करेगा या फिर मजिस्ट्रेट करेगा। अब धारा 319 की बात करते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं।
धारा 319 पर जो पहले आपको सीआरपीसी में 284 हुआ करता था, जहाँ पे कमीशन जारी किया जाता था, अब यहाँ पे बीएनएसएस में आपको कहाँ पे आ चुका है, धारा 319 में आ गया है। धारा 319 बात करता है कि साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। अभिमुक्ति का मतलब क्या है कि जो एविडेंस जनरली क्या होता है कि जब एविडेंस लेना होता है किसी साक्षी का, तो उस साक्षी को समन जारी होता है, और समन जारी होता है तो वह साक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है। अब न्यायालय में जब उपस्थित होता है तो वहाँ पे उसका साक्ष्य लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब कमीशन जारी होगा ना, तो कमीशन जारी होने का मतलब ही क्या है कि उस साक्षी को अभिमुक्ति दे दी जाती है। किससे? हाजिर होने से, यानी कि आपको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, आप अब मुक्त हो। आपके लिए क्या किया जाएगा? कमीशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है। पहला क्लॉज यहाँ पे इसका क्या बताएगा, जब इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या कार्रवाई में, ठीक है, 3 स्टेज यहाँ पे बता दिए, या तो इंक्वायरी हो रही हो, या ट्रायल हो रहा होगा, या फिर अदर प्रोसीडिंग हो रही है। कहाँ पर? न्यायालय में। तब वहाँ पे जहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही है इस तरीके से, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जो है, न्यायालय है या फिर मजिस्ट्रेट है, अगर उनको यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए, न्याय के उद्देश्य का मतलब जो मामला चल रहा है उसमें प्रॉपर तरीके से जजमेंट हो सके, न्याय मिल सके, उसके लिए यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए, और यहाँ पे इसी साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय, असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थिति में अनुचित होगी। यानी कि ऐसे साक्षी के लिए कमीशन जारी हो रहा है जिसको अगर वह उपस्थित हो भी गया एविडेंस देने के लिए, हो सकता है बहुत देरी हो जाए, या फिर उसके लिए बहुत खर्चा हो, या फिर असुविधा बहुत होगी। और इतनी असुविधा, इतना व्यय होगा जितना मामले की परिस्थितियों के लिए है ही नहीं। अगर मान लीजिए 10,000 का मामला है, अब उस बुलाने में 50,000 खर्च हो रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, उसके लिए कमीशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है, यानी कि उपस्थित होने की जरूरत नहीं है उस साक्षी को, और ऐसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। कमीशन समझ में आया? कमीशन का मतलब एक पत्र जारी होता है, और जहाँ पे किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जारी हो जाता है जिसकी अधिकारिता में वह व्यक्ति रहता है, या फिर ऐसे अधिकारी को जारी होता है जो जिसे केंद्रीय सरकार यहाँ पे अपॉइंट करे, सिर्फ उसी काम के लिए हो। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाता है। अब वहीं अगर हम यहाँ पे प्रोविजो की बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं, ठीक है। अपवाद यहाँ पे अपवाद नहीं है, एक प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि इन जो निम्न 3-4 यहाँ पर्सन बताए गए हैं, इनके लिए कमीशन ही जारी किया जा सकता है। यहाँ पे इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा कभी भी। तो यहाँ पे कहता है न्याय के उद्देश्यों के लिए यदि साक्ष्य लेना आवश्यक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है, यदि एविडेंस लेना बहुत ही जरूरी है, किसका? राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, या किसी राज्य के राज्यपाल हो गए, या फिर संघ राज्य क्षेत्र के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनके लिए अगर उनकी एविडेंस जरूरी है लेना ना, तो फिर इनके लिए क्या किया जाएगा, एक कमीशन जारी किया जाता है। कमीशन मतलब हो सकता है किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाए, या फिर किसी पर्सन को यहाँ पे भेज दिया जाए पत्र के माध्यम से कि कमीशन जारी कर दिया जाए कि आपको इन सभी का एविडेंस लेना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कमीशन जारी किया जाता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि कमीशन जारी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन जारी कर सकता है ऐसे विटनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे जाकर परंतु को आप देखते हो, यहाँ पे क्या कहता है कि कमीशन जारी किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेल लग गया। ऊपर में था कि वहाँ पे जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, सेल लग गया, ये आपको जारी करना ही पड़ेगा। ये है आपका कमीशन के बारे में प्रावधान। आई होप आपकी ये सेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, जो सेक्शन या फिर जो उपधारा हम छोड़ रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये एग्जाम आती भी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब धारा 320 की बात करते हैं। 285 में पहले था कमीशन किसको जारी किया जाएगा। अब कमीशन जारी तो हो रहा, 319 में हमने देखा कि न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को कमीशन जारी कर रहा है, ठीक है, पर्सन के लिए। तो अब कमीशन किसको जारी किया जाएगा भाई? डायरेक्ट उस व्यक्ति को तो जारी होगा नहीं कि वो अपना स्वयं का एविडेंस रिकॉर्ड करे और न्यायालय को भेजे। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो कमीशन है, 3 कंडीशन यहाँ पे बता दी गई है। पहला कंडीशन कहता है कि जहाँ पे इस संहिता यानी जहाँ पे बीएनएसएस लागू है, मान लीजिए इस पूरे देश में जहाँ पर भी बीएनएसएस लागू है, अब वहाँ पे अगर वो व्यक्ति पाया जाता है, जैसे
यहाँ पे कहता है यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्र में है जो जिसके लिए कमीशन जारी होना है, उस राज्य क्षेत्र में जहाँ इस संहिता का विस्तार है, यानी जहाँ ये BNSS लागू है, तो कमीशन किसको जारी होगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा साक्षी मिल सकता है। अब मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, ये क्या कर रहा है? कमीशन जारी कर रहा है, इसके कोर्ट में मामला चल रहा है। अब जिस विटनेस का यहाँ पे एग्जामिनेशन करना है, जिस साक्षी की परीक्षा करनी है, वो कहाँ पे रहता है? इस बी नाम के कोर्ट के जुरिसडिक्शन में रहता है। और बी कौन है? CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। इसकी अधिकारिता के अंदर कौन रहता है? सी नाम का एक व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पे अब अगर सी की परीक्षा करनी है, सी उपस्थित नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा इसको बुलाने में, तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं बी, इनको क्या किया जाएगा? एक कमीशन जारी करेगा कि आप क्या करो, सी का एविडेंस रिकॉर्ड करो। या तो बी जो है ये स्वयं जाएगा, या फिर बी एक समन जारी करेगा कि यहाँ पे उसके समक्ष हाजिर हो, ताकि उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सके। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे ये आ गया कि अगर इस संहिता का अगर विस्तार है और वह साक्षी जिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में रहता है, उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या कर दिया जाएगा? कमीशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कि अगर साक्षी जो है ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पे ये BNSS लागू ही नहीं है, जहाँ पर BNSS लागू नहीं है, तब क्या किया जाएगा? वहाँ पर किसको यहाँ पर कमीशन जारी किया जाएगा? यहाँ पर तो CJM था, CJM को यहाँ पे जारी कर दिया, लेकिन यहाँ पे किसको किया जाएगा? यहाँ पे कहता है कि कमीशन ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जारी किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार सूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन जारी करके कि किसको यहाँ पे कमीशन जारी किया जाएगा, तो वहाँ पे उसको जारी कर दिया जाएगा। जिस अधिकारी को बताया जाएगा उस अधिकारी को कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए साक्षी जो है देश से बाहर रहता है, कहाँ रहता है? भारत देश के बाहर रहता है, तब कमीशन कहाँ पे जारी होगा, कैसे जारी होगा? यहाँ पे ये चीज़ बताता है कि यदि साक्षी भारत से बाहर किसी देश या स्थान में है और केंद्रीय सरकार ने उस देश या से आपराधिक मामलों में साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि हर एक देश से एक ट्रीटी होती है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ठहराव होता है, एग्रीमेंट होता है दूसरे देश से कि अगर यहाँ का अपराधी दूसरे देश में भाग गया तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको हैंडओवर करती है अपने देश में। इस तरीके की एक संधि होती थी। यहाँ पे अगर मान लीजिए उस आपराधिक मामलों के में साक्ष्य लेने के लिए जो एग्रीमेंट अगर किया गया है, किसके साथ? भारत ने किया है, किसके साथ? ऐसे देश के साथ जहाँ पे वह साक्षी रहता है, यानी जहाँ पे वह विटनेस रहता है। अगर ऐसा एग्रीमेंट कर रखे हैं तो यहाँ पे नोटिफाई करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो कमीशन किसको जारी होगा, किस न्यायालय को जारी होगा। अगर यहाँ पे नोटिफाई किया गया तो उसको जारी कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में? धारा 300 बाद धारा 320। अब धारा 321 की बात करते हैं। अब मान लीजिए जिस न्यायालय को कमीशन जारी हो, जैसे CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब इसको क्या किया गया था? कमीशन जारी किया गया था कि इसका एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? किसका? सी का करने वाला था। अब यहाँ पे अब जैसे ही CJM साहब इसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस कमीशन का निष्पादन कर देते हैं, उस कमीशन का एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो फिर CJM साहब किसको? उस जो कमीशन जारी किया गया था ना CJM को, वो वापस भेज देगा उस रिपोर्ट के साथ। यही जो एविडेंस रिकॉर्ड किया गया ना, उस एविडेंस के साथ क्या कर दिया जाएगा? उस पूरे मामले को वापस कर दिया जाएगा उस न्यायालय को जिसने कमीशन जारी किया। जैसे ए नाम के कोर्ट ने कमीशन जारी किया था, किसको? CJM को। तो CJM जैसे ही रिकॉर्ड कर लिया उसका एविडेंस, इसको भेज देगा वापस कहाँ पे? ए नाम के कोर्ट को। इसीलिए तो जारी किया गया था कमीशन ना, कि यहाँ पे जो उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि उस मामले में जो एक यहाँ चल रहा था एक कोर्ट के तहत, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? इसको कमीशन को वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ कमीशन का निष्पादन करने की बात आती है, तो कमीशन को प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा। जैसे मैंने बताया कि उसको समन कर सकता है या उस स्थान को जाएगा, जो CJM साहब वो स्वयं उस स्थान को जा सकते हैं जहाँ पे वह विटनेस है, उसकी परीक्षा कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कोई भी साक्षी, ठीक है, कोई साक्षी अगर इसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसका एविडेंस जिसने बुलाया है वो भी करता है, सामने वाली पार्टी भी करती है, क्रॉस तो करती है ना।
तो यहाँ पे किस तरीके से क्रॉस किया जाएगा वो बताया गया है धारा 322 में। यहाँ पे कहता है कि अगर पक्षकार ऐसे साक्षी की परीक्षा करना चाहते हैं जिसके लिए कमीशन जारी हो, भाई कमीशन जारी हो गया तो वहाँ पे एक तरफ से तो क्या कर लिया जाएगा, उसकी परीक्षा कर ली जाएगी, लेकिन क्रॉस कैसे होगा, तो क्रॉस इस तरीके से होगा कि जो पक्षकार ऐसे साक्षियों की परीक्षा करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, अपने लिखित परिप्रश्न भेजेंगे। जो प्रश्न वो पूछना चाहते हैं वो एक पूरा लिख कर भेज देंगे। अब जो कमीशन का निष्पादन कर रहा है ना, वो न्यायालय क्या करेगा, जैसे सीजन साहब कर रहे थे तो सीजन साहब क्या करेंगे, उस सभी प्रश्नों को पूछेंगे और उसके आधार पर उसकी परीक्षा करेंगे। ये भी क्रॉस हो गया वहाँ पे। अब धारा 323 कहता है कि अगर यहाँ पे कमीशन का लौटाया जाना, अब जैसे उसका निष्पादन हो गया तो कमीशन के निष्पादन के पश्चात क्या किया जाएगा, उसी न्यायालय में जिसके द्वारा कमीशन जारी किया गया था लौटाया जाएगा। अब सीजेएम साहब ने पूरी परीक्षा कर ली, उसकी जो परिप्रश्न भेजे गए थे उसकी भी यहाँ पे परीक्षा हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या कर लिया गया, अब सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई है तो वापस पुनः भेज दी जाएगा जहाँ पे मामला चल रहा था। ये हो गया। अब यहाँ पे स्थगन के बारे में भी धारा 324 बात करता है, सेक्शन 289 है CRPC में। अब मान लीजिए जहाँ पे धारा 319 के तहत कमीशन जारी किया गया, यानी कि धारा 319 के तहत किसी मामले में यदि कमीशन जारी किया है न्यायालय ने ना, जिस न्यायालय ने, वो क्या करेगा, उस मामले को स्थगित कर दिया जाए कर सकता है। कब तक कर सकता है, जब तक उस कमीशन का निष्पादन नहीं हो जाता या फिर कमीशन को लौट नहीं आता, तब तक क्या किया सकता है, यहाँ पर उस मामले को स्थगित किया जा सकता है यदि न्यायालय ठीक समझे तो। ये हो गया कमीशन का इस कार्रवाई का स्थगन के बारे में। अब वही धारा 325 ये विदेशी कमीशनों के निष्पादन के बारे में, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं डायरेक्ट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हेडिंग याद रखिएगा कि कहाँ पे है। पहले धारा 290 में हुआ करता था, अब धारा 325 में है। अब बात करते हैं चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, यानी कि कोई मेडिकल, यहाँ पे जो मेडिसिन से रिलेटेड रहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड रहते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका अगर अभिसाक्ष्य लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया गया है, उनका किसी डॉक्टर का साक्ष्य लिया गया या और उसको अनुप्रमाणित किया गया, या फिर इस अध्याय के अधीन, अध्याय 25 के अधीन कमीशन पर कोई साक्ष्य लिया गया है ऐसे डॉक्टर का, किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, तो यहाँ पे अगर जो इनका साक्ष्य लिया गया, चाहे कमीशन पे हो चाहे यहाँ पे स्वयं आके उन्होंने दिया, उसको क्या किया जा सकता है, अन्य कार्रवाई में जांच, उसी मामले में जांच या विचारण की अन्य कार्रवाई में भी साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उस साक्षी को पुनः बुलाया जाए, उसने एक बार जो चीज़ बता दी उसी चीज़ को फिर से एविडेंस के रूप में मान लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट के बारे में, अगर मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट होती है, शिनाख्त रिपोर्ट क्या होती है कि पहचान करना, उन्होंने कोई दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्य है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने स्वहस्ताक्षरित, यानी कि उसने हस्ताक्षर किया हुआ था कि यह जो व्यक्ति है या संपत्ति के संबंध में जो कोई दस्तावेज है, यानी जो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, वो किस व्यक्ति से संबंधित है, किस संपत्ति से संबंधित है, इसके बारे में उन्होंने जांच की होगी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने, और उसके बारे में एक शिनाख्त रिपोर्ट यानी पहचान रिपोर्ट बनाई होगी कि ये किसके संबंध में है। अगर ये रिपोर्ट होना तात्पर्य है कि इसी रिपोर्ट से संबंधित, शिनाख्त रिपोर्ट से संबंधित मामला है, लेकिन कोई दस्तावेज है, तो यहाँ पर एक बार हस्ताक्षरित हो गई उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ पे पुनः बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। यहाँ पे यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी तौर पर ना बुलाया गया हो, यानी कि इसको पुनः बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसने अगर एक बार यहाँ पे स्वहस्ताक्षरित कर दी, यहाँ पे स्वयं हम प्रमाणित कर दिया कि हाँ इस तरीके से ये कोई दस्तावेज है और किसी व्यक्ति से संबंधित है, किसी संपत्ति से संबंधित है, उसने पहचान कर दी, तो यहाँ पर उसको साक्षी के रूप में भले ही ना बुलाया गया अभिसाक्ष्य देने के लिए, फिर भी उसको साक्षी के तौर पर माना जाएगा और वहाँ पे उसका जो एविडेंस है उसको साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा जो उसने रिपोर्ट पेश की है। वही रिपोर्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर टकसाल के अधिकारियों, टकसाल क्या होते हैं जहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, अगर वहाँ के अधिकारियों ने कोई ऐसी रिपोर्ट पेश की है तो उसी रिपोर्ट को क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है साक्ष्य के रूप में, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह सरकारी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, तो उनके द्वारा कोई रिपोर्ट आई है तो उसको भी रिपोर्ट को सही माना जाता है, ठीक है, जब तक कि वहाँ पे उसको गलत साबित ना कर दिया जाए।
उसी तरह से यहाँ पे अब इसके आगे की धारा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी। अब धारा 334 एक बार देख लो, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति को पूर्व दोष सिद्धि यानी पहले भी उसको सजा हो चुकी है या फिर पहले उसको उसके बारे में केस चला था और दोष मुक्ति हो गई, यहाँ पे अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसको साबित किया जा सकता है सेक्शन 334 के तहत। पहले तो 298 हुआ करता था, अब 334 की आ गई है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इसको अभी इसको साबित कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे साबित इस तरीके से किया जाएगा, उसको दोषमुक्त किया गया जब किया गया था तो एक जजमेंट तो आया होगा, दोष सिद्ध किया गया तो एक जजमेंट आया होगा। उस जजमेंट की कॉपी आप निकाल के लगा सकते हो, कॉपी इसकी कॉपी दिखा सकते हो, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे उसको पूर्व दोष सिद्धि हुई है या दोष मुक्ति होगी। इसी तरीके से साबित करोगे। बाकी और कौन सा तरीका है, यही तरीका होगा ना कि उसके बारे में जजमेंट आया होगा। वहीं अगर धारा 335 की बात करें, धारा 335 हम पढ़ चुके हैं, जब अभियुक्त की अनुपस्थिति में कब साक्ष्य लिया जा सकता है उसको हमने देखा था पिछले लेक्चर में। धारा 336 से नया जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के बारे में बात आएगी, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे जो समझ ये आपका चैप्टर 25 कंप्लीट हो जाता है। आपका अगले चैप्टर 26 अगले है, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।